अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, बात करेंगे बजट के हवाले से। फर्स्ट सेगमेंट में हम बजट डिस्कस करते हैं और बजट पेश किया जा रहा है 10 जून को, जो कि अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक हम कह सकते हैं कि सेक्टर वाइज जितनी डिस्कशंस हुई हैं वो तमाम प्रपोजल्स दिए गए हैं। IMF से अप्रूवल के बाद ये चीज़ें पेश की जाएंगी। खासकर हम ये देख रहे हैं कि आज के सेगमेंट में हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्सटाइल सेक्टर को एंड इंडस्ट्रियल जोन्स को, यानी कि इंडस्ट्रियल जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ का जो पूरा एक प्रॉपर सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कितनी वैल्यू रखते हैं। और खासकर इस साल के लिए जो बजट के अंदर कुछ प्रपोजल्स दिए जा रहे हैं इंडस्ट्रीज के हवाले से, खासकर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में और इंडस्ट्रियल एरियाज में जो हम कह सकते हैं कि टैक्स रिलीव्स या टैक्स के हवाले से जो कुछ इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, आज वो हम डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट पॉलिसी के हवाले से भी कुछ हमारे पास खबरें हैं जो एक्सपोर्ट पॉलिसीज आ रही हैं 5 सेक्टर्स के लिए भी आ रही हैं और खासकर जो होल हम कह सकते हैं इंडस्ट्रीज को एक क्लीशेस फराहम करने के लिए भी जो है वो पेश किया जा रहा है। आज इसके हवाले से ही बात करेंगे। SMEs एंड LSM को ग्रोथ के लिए, एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिफाई किया जाएगा। खासकर इस बजट के अंदर हमने देखा कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ तकरीबन 4.5% तक जो है वो इसका तखमीना लगाया गया है और आने वाले दिनों में यानी कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे रेमिटेंसेस बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही एक्सपोर्ट को बढ़ाना भी ज़रूरी है। मैन्युफैक्चरिंग होगी, मेड इन पाकिस्तान स्लोगन कामयाब होगा तो ही हमारे बिजनेसेस एग्जैजरेट होंगे। आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ये जो नया बजट आ रहा है इनके अंदर जितने चेंबर्स ने प्रपोजल्स दिए हैं एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिव देने के लिए, उनके रेवेन्यू पे थोड़ा सा टैक्स कम हो जाए, इसके हवाले से भी प्ली की है। तो क्या चीज़ें हैं जो हमारे सामने आई हैं और आने वाले दिनों में जब बजट आएगा तो क्या हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर बूस्ट हो सकता है इससे, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने माली साल 2024-25 के वफाकी बजट में सनती शोबे, खास तौर पर टेक्सटाइल और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की तरक्की के लिए मुतअद्दिद इक़दाम का ऐलान किया है। ये इक़दाम मुल्की बरामदात में इजाफा, रोजगार के मौके पैदा करने और मईशत को मुस्तहकम करने के लिए किए गए हैं। वफाकी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सनत और पैदावार डिवीजन के लिए 4.91 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बरामदी शोबे की मुआवनत के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए 539 अरब रुपए की फाइनेंसिंग फ्राहम की गई। बरामदी रीफाइनेंस स्कीम के लिए फंड्स में इजाफा करके 13.8 अरब रुपए किया गया है, जो पहले 3.5 अरब रुपए थे। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत पर सेल्स टैक्स की शरह 18% मुकर्रर की गई है। बरामदी शोबे के लिए 539 अरब रुपए की फाइनेंसिंग से टेक्सटाइल सनत को भी फायदा होगा, जो बरामदात में इजाफे का बायस बनेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तजवीज दी है कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को 3 से 4 साल के लिए 50% टैक्स क्रेडिट दिया जाए ताकि उन्हें सरमायाकारी के लिए तरगीब दी जा सके। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बिजली की कीमत 9 सेंट फी यूनिट मुकर्रर करने, गैस की कीमतों में कमी और सोलर पैनल्स पर 5% मार्कअप की तजवीज दी गई है। रवा माली साल के बजट में सनती शोबे, टेक्सटाइल सनत और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की तरक्की के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए गए हैं। ये इक़दाम बरामदात में इजाफा, रोजगार के मौके पैदा करने और मईशत को मुस्तहकम करने में मददगार साबित होंगे। जी, रिपोर्ट आपने देखी। SMEs और LSM की ग्रोथ को ज़्यादा टारगेट इसलिए भी किया गया है कि यही तमाम मैन्युफैक्चरिंग एरियाज़ की बैकबोन होती हैं और यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि LSM में वाज़ेह ग्रोथ इस साल दिखाई दी और नेक्स्ट ईयर के टारगेट्स भी इसी वजह से सेट किए गए हैं। वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट ऑन ओवर जूम, उनको वेलकम करते हैं। राशिद अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राशिद सिद्दीकी साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे, हम एक्सपोर्ट सेक्टर खासकर इंडस्ट्रियल ग्रोथ के हवाले से बात कर रहे हैं आज और हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव वाज़े तौर पे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए दिखाई दे रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस है सर, इस साल में क्या हुआ और आने वाले साल में क्या क्या होना चाहिए? थैंक यू वेरी मच नताशा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं बार बार अपने हर प्रोग्राम में बताता हूं कि पाकिस्तान की एक बेहतर मईशत के लिए और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की ग्रोथ के लिए ओनली वन सोल्यूशन है और वो मैं कहता हूं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन इज द ओनली सोल्यूशन। तो जब तक हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन नहीं आएगी, जब तक डेफिनेटली हमारी मईशत जो है वो बहुत अच्छी नहीं होगी। लेकिन एक खुश आइंद बात यह है कि अगर हम पिछले 2-3 साल से देखें तो इस हमारी एक्सपोर्ट के अंदर और हमारी मईशत के अंदर, हमारी इकनॉमी के अंदर
जो जब से इंटरवीन करा है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बल्कि अब तो मैं कहूँगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, तो उन्होंने इसको खुद टेक ओवर किया था, उन्होंने खुद इसको ओन किया था और मैं उस मीटिंग के अंदर बजाते खुद मौजूद था। तो उसके अंदर उन्होंने जितने वादे वईद किए थे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तकरीबन सारे के सारे वादे वईद उन्होंने पूरे किए। और उसके बाद से जो बिजनेसमैनों के अंदर जो एक मायूसी की लहर थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई थी। और यही वो वजूहत हैं जिनकी बिना पर अगर आप देखें तो पिछले 2 से 3 साल के अंदर जो हमारे मैन्युफैक्चरर थे, जो हमारे इंडस्ट्रीज थे, उन्होंने बाहर अपनी इन्वेस्टमेंट कम से कम करी। अच्छा, अब उसके अंदर क्या है कि जैसे अभी मैं आपका वो पढ़ रहा था कि जो तजावीज़ जो इक़दामात ज़ेर गौर आ रहे हैं, तो उनके अंदर मैं भी आपको कुछ तजावीज़ दूँगा। ये जितने अभी तजावीज़ आ रही है ज़ेर गौर बहुत अच्छी तजावीज़ हैं, लेकिन अभी मैं आप पे एक इंटरव्यू देख रहा था कि 5 सेक्टर के लिए भी एक तजवीज़ दी जा रही है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि हमको 5 सेक्टर से बाहर निकलना होगा। 5 सेक्टर का मतलब ये हो गया कि क्या जो 5 सेक्टर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या हम उन एक्सपोर्टर्स को, उन एक्सपोर्ट को खाली 5 सेक्टर तक महदूद रखना चाहते हैं या हम उस 5 सेक्टर से बाहर निकलना चाहते हैं? तो हमारे राइट। पास तो असली तौर पे राशिद 5 सईद सेक्टर साहब, की 5 पॉलिसी के सेक्टर्स बजाय में बहुत गुंजाइश है ना, उन 5 सेक्टर्स के अंदर इतना पोटेंशियल है, इसलिए भी गवर्नमेंट का फोकस ज्यादा उन सेक्टर्स की तरफ होता है। जैसे हमने एसआईएफसी में देखा, तो एसआईएफसी में भी 5 सेक्टर्स को काफी जो है वो लाइमलाइट पे रखा गया। सो यू नो कि जो चीजें ज्यादा पोटेंशियल रख रही हैं तो गवर्नमेंट उसको ज्यादा इंसेंटिफाई करने पे फोकस्ड देखिए है। मैं एम आपको आई मैं आपको राइट? वही बता रहा हूँ। देखिए यू आर राइट, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि 5 सेक्टर के अंदर अगर आपने एक्सपोर्ट को बढ़ानी है, फर्ज करें मैं आपको एक बात मिसाल देता हूं कि 5 सेक्टर मिला के 2 बिलियन के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर आप इस 5 सेक्टर को एक एक्सपोर्ट पॉलिसी के ऊपर लाके और अगर आप इसको जरा सा इसको ब्रॉड कर देते हैं और 200 लोग थोड़ी थोड़ी भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, तो मेरी गारंटी है कि वो 5 सेक्टर से ज्यादा उनकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। लेकिन इस वक्त उस 5 सेक्टर के अंदर आईटी भी नहीं आता है, जबकि आईटी की इस वक्त जो एक्सपोर्ट है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, मैं खुद पैकेजिंग एक्सपोर्ट कर रहा हूँ लेकिन मैं 5 सेक्टर में नहीं आता। ठीक है, और हर साल मेरी पैकेजिंग जो है बढ़ती जा रही है। तो जब अगर आपने एक्सपोर्ट के अंदर लाना है, एक्सपोर्ट के पॉलिसी पर लेके आएंगे, और अगर आपको इस 5 सेक्टर को कम से कम 8 सेक्टर, 10 सेक्टर और अनलिमिटेड सेक्टर तक आप लेके जाएं, क्योंकि आपको फोकस करना होगा दुनिया को। दुनिया के अंदर अगर आप चले जाएं तो हमारे जो हमसाय ममालिक हैं उनके अंदर में मेन, अगर आप चाइना को ले लें या रिकात और हमारे हमसाय मुल्क हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, आप उनको अगर देखें तो उनके पास जो सेक्टर हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो अनलिमिटेड सेक्टर है। और उनके पास क्या, जैसे मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताता हूँ, मैं एक दफा चाइना गया, एक छोटी सी मतलब मुझे एक अपना टेलीफोन का कार्ड लेना था, तो जब मैं गया तो बहुत छोटा सा गाँव था उनका। तो जब मैं उस गांव में गया तो वहां पे छोटी 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 सी दुकानें, कम से कम 200 दुकानें बनी हुई थी। तो मेरे साथ जो इंटरप्रेटर था, मैंने उससे पूछा यार ये क्या करते हैं, तो उसने कहा कि हम यहाँ से तकरीबन 150 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जितने लोग हैं इनको हमने एक मराद दे दी है कि ये टैक्स फ्री है, और इनको हमने सूद फ्री लोन दे दिया है, और बिजली के अंदर हमने इनको सब्सिडाइज दे दिए, तो अब ये हमारे साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आने वाली पॉलिसी के अंदर हमको एक्सपोर्ट के ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी होगी, एक्सपोर्ट पॉलिसी के ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी होगी। और आजकल जो एफबीआर की पॉलिसीज आई हैं अभी पिछले चंद दिनों से, ये इसके अंदर बिजनेसमैनों में और जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, जितने एक्सपोर्टर हैं, उनके अंदर एक बड़ी तशवीश की लहर दौड़ी हुई है, क्योंकि ये वो सारी तजावीज़ें और वो सारे इकदाम हैं जो चलते हुए पहिए को रोक देंगी, जो चलती हुई मईशत को रोक देंगी, और जो आपकी एक्सपोर्ट है तो वो सर एक दफा क्या और आपने, आप क्या किस चीज के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि एफबीआर की जो पॉलिसीज आई हैं, क्या ये विड्रॉल के हवाले से जो आई हैं इसके ऊपर बोलना चाह रहे हैं? क्या देखिए चीज है एक जो तो आप एफबीआर रिजर्वेशंस ने रखते एक हैं तो बिजनेस एफबीआर कम्युनिटी? ने एक देखिए एक तो एफबीआर ने की पॉलिसी आई है कि अगर उन्होंने किसी भी पार्टी की कोई डिमांड निकाली है तो उस पार्टी को पूरी 100% पहले पेमेंट जमा करानी पड़ेगी, और उसके बाद स्टेट में जाके और अपना केस लेना पड़ेगा, विच इज ये किसी भी लिहाज से कानूनी तौर पे या किसी भी लिहाज से देख रहे हैं तो ये गलत है। इसलिए कि जब भी एफबीआर की डिमांड आती है तो उनमें से 90% डिमांड जो होती है वो फॉल्स होती है। जब लोग अपनी अपनी चीजें उनको राइट। देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट देते हैं, तो फिर उसके ऊपर वो आके और उसको वो चलिए अभी उसकी तो डिमांड बजट को तो सही आने देना, तरीके से बजट में हो सकता है कि ये अप्रूव ना हो, उन्होंने डिमांड ही रखी है, मैं अभी तो कोई इसीलिए चीज कह रहा हूँ, अप्रूव तो मैं नहीं इसीलिए हुई आपको ना। कह रहा हूँ कि बजट आने से पहले मैं कह रहा हूँ कि इन चीजों को बजट में आने से पहले इन चीजों को देखना होगा। दूसरा, एक जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए जैसे अभी अपना मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड वाला होता था, या इन तमाम चीजों के ऊपर उनको जरूर देखना होगा, और क्योंकि एक बीच में र्यूमर उड़ रही थी कि इसको ये खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये खत्म कर देंगे राइट। तो आपकी एक्सपोर्ट भी खत्म हो जाएगी, जितनी एक्सपोर्ट हो रही है वो भी नहीं होगी। लेकिन
इस वक्त क्योंकि फंडामेंटल अच्छे हैं, लोगों की उम्मीदें जो है बहुत ज्यादा वाबस्ता हैं, और बहुत अच्छी और खुशाइन बात यह है कि ये जो अभी हम पिछले दिनों जो हमारी जंग थी, जब हम वो जंग जीते हैं, तो उसके बाद से लोगों के अंदर, जो लोग बाहर रह रहे हैं इस वक्त, उनके अंदर, क्योंकि मैं भी पिछले दिनों बाहर गया हुआ था, बाहर के दौरे पे गया हुआ था, मैं कोई हफ्ता 10 दिन बाहर रह के आया हूँ। तो बहुत अच्छी बात यह है कि वहाँ के जो बिजनेसमैन है, जो पाकिस्तानी हैं, अब वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो दोबारा पाकिस्तान अपना सरमाया लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और दूसरा मैं एक बात और कहूंगा कि ये जो बजट आएगा, इसके अंदर इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करने के ऊपर बहुत ज्यादा गौर होना चाहिए, क्योंकि जितनी हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड होगी, उतनी हमारे पास एफडीआई उतनी ज्यादा वहां पे आएगी। और किसी भी मुल्क में जब तक फॉरेन राइट। इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा ज्यादा नहीं राशि आती है, सिद्दीकी साहब, वैल्यू एडिशन के ऊपर भी बड़ा काम हो रहा है इस बार। वैल्यू एडिशन के ऊपर भी कुछ इंसेंटिव दिया जा रहा है कि अगर कोई जो भी रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करेगा उसके ऊपर डिफरेंट टैक्सेस होंगे, लेकिन कोई अगर वैल्यू एडिशन करके करेगा तो उसको थोड़ा सा इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए वैल्यू एडिशन तो हमारा असेट्स है। अगर हम वैल्यू एडिशन में जो भी काम कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर उनको इंसेंटिव देंगे तो उससे भी हमारे इकोनॉमी की बूम आएगी। देखिए मैं एक चीज यहाँ पे और कहना चाहूंगा नताशा, बल्कि मैं आपके प्रोग्राम में 2 दफा पहले भी कह चुका हूँ कि देखें, ये जितनी पॉलिसीज होती है ना, ये लोग खुद बैठ के ड्राइंग रूम में बना लेते हैं, जबकि असूली तौर पे इनको ये चाहिए कि ये स्टेक होल्डर को बैठाएं। स्टेक होल्डर लेकिन के अंदर पॉलिसी मैंने इससे मेकर्स तो पहले इस जब बार मेरे देख रहे हैं, आपको याद होगा जब हम इंटरेस्ट रेट के हवाले से बात करते थे तो आपका यही कहना होता था कि नताशा इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, अभी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, इंटरेस्ट रेट को कम होना चाहिए। और हम उस वक्त देख रहे थे जब गुंजाइश भी हो रही थी, बिजनेस कम्युनिटी भी थोड़ा टग ऑफ वॉर का शिकार थी, वो चाहती थी कि किसी तरीके से इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। फिर हमने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड पॉलिसी मेकर्स बहुत ज़्यादा कीन होके और बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड वे में उन्होंने एक मैच्योर इजहार करते हुए एक तरीके की पॉलिसी बनाई। तो इनफैक्ट बिल्कुल हम इसमें हम मैं चाहते हैं कि आपसे बजट के बिल्कुल ऊपर भी agree हूं। ऐसा ही हो। मैंने आपसे बिल्कुल एग्री हूँ, और बल्कि मैंने आपको खुद ही भी ये कहा था कि इसी की वजह से बिजनेसमैनों के अंदर एक जो है ना एक लहर आई है। देखिए मैं उसके बावजूद भी कहूंगा कि ये पॉलिसीज मजीद और बेहतर हो सकती हैं। जब मेरी मुनीर साहब से मुलाकात हुई थी, तो उस मीटिंग में भी मैंने उनसे कहा था कि स्टेक होल्डर को इसलिए आप बताएं कि आप टॉप के 5 टेक्सटाइल एक्सपोर्टर को बताएं, आप 5 टॉप के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर्स को बताएं, आप 5 टॉप के लेदर एक्सपोर्टर्स को बताएं, मैं पैकेजिंग एक्सपोर्ट कर रहा हूं, हमको बिठाएं, जो लोग यहाँ से कन्फेक्शनरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग यहाँ से मसाला जात एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप उन सबको बिठाएं और उनके साथ एक मीटिंग करके जब आप एक बजट बनाएंगे या जब आप उनके साथ मिलकर एक एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाएंगे, तो सबसे पहली तो बात ये होगी कि गवर्नमेंट को जितनी भी मुखालफत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देखिए मैं तो बिजनेसमैन हूँ, उसके बावजूद कह रहा हूँ कि आप बिजनेसमैनों को जितना जो कुछ भी देते हैं, लेकिन वो मुखालफत में रहते हैं। लेकिन जब वो खुद स्टेक होल्डर बन जाएंगे, राइट। जब उनके साथ मिलकर पॉलिसी बनेगी, तो ये मुखालफत भी बिल्कुल उनके खत्म राशिद हो साहब, जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, आपका पॉइंट बिल्कुल इस पे हमने देख लिया कि 5 सेक्टर्स की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। तमाम एक्सपोर्ट जो सेक्टर कर रहा है या तमाम सेक्टर्स जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उन सब के लिए पॉलिसीज का तसलसल होना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। लेकिन इस बार हमने एक चीज़ और भी देखी है राशिद साहब, हमने वैल्यू एडिशन के साथ साथ हमने ये देखा है कि इस बार बड़े ही अनकन्वेंशनल आइटम्स भी सामने आए हैं। बिकॉज ऑफ दी SMEs कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो कि पहली बार फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री हुई है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग के हवाले से काम हुआ, या हम देख रहे हैं मीट के हवाले से काम हुआ। तो आप क्या समझते हैं इस बार जो एक डिफरेंट यूटेंसिल्स में एक्सपोर्ट हुई, कटलरी में एक्सपोर्ट हुई हमारे पास, तो ये बड़ा अच्छा एक्सपोर्ट का चंक जनरेट हो रहा है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? ये वही बात आपने कह दी जो बात मैं आपसे कह रहा था कि हमको जब हम 5 सेक्टर से निकल के इन जितने लोगों ने परफॉर्मेंस करी है, तो जो मराहत हमने 5 सेक्टर को दी हुई है, अगर वही मराहत हम इन सेक्टर्स को भी दे देंगे, तो ये मेरी गारंटी है कि जो आपकी एक्सपोर्ट होगी वो अनबिलीवेबल बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और देखिए मैं आपको एक बात और बताऊं अच्छा, इस बार कि 60 इस बिलियन का टारगेट रखा जा रहा है, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है वाज़े तौर पे कि 60 बिलियन डॉलर्स जो है वो एक्सपोर्ट सेक्टर को इस बार जो है वो टारगेट हासिल करना होगा, क्योंकि रेमिटेंसेस ऑलरेडी हम 36-38 बिलियन तक लेके जा रहे हैं। जी देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं आपकी छोटी सी बात बताता हूं कि अभी जब हमारी जंग हुई थी पिछले दिनों, और उस जंग के जो साइड इफेक्ट हैं वो मोस्ट मतलब बे इंतहा बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि उसके बाद से जितने भी पाकिस्तानी बाहर हैं, वो पैसा बाहर से बहुत ज्यादा भेजने के मूड के अंदर है। तो आपकी जो रेमिटेंस थी, वो मुझे यकीन है कि एक रिकॉर्ड आना शुरू हो जाएगी।
उसके अलावा जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी कहा कि जो वहाँ के एक्सपोर्टर्स हैं वो बेतहाशा वहाँ पे से यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं। फिर आपने अपने स्टार्टअप में कहा था कि मेड इन पाकिस्तान के ऊपर काम होना चाहिए। तो मेड इन पाकिस्तान के ऊपर काम करने के लिए हमको एक्सपोर्ट के साथ साथ अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फोकस करेंगे और जब हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे बढ़ेगी, जब हम इंडस्ट्रीज लगाने वालों को, जो लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं और जो नई इंडस्ट्री लगेंगी, अगर हमको मराद देंगे तो उसके दो फायदे होंगे। एक फायदा ये होगा कि उनकी पैदावार की वजह से हमारी जो इंपोर्ट होगी वो डिक्लाइन होगी और जो हमारी एक्सपोर्ट होगी वो इंक्लाइन होगी। तो जो हमारा डेफिसिट है ना वो यहाँ से ऊपर जाता रहेगा और जो डॉलर बाहर भेजने का डेफिसिट है वो नीचे आता रहेगा। तो हमारी जो मईशत होगी वो एक बहुत अच्छे रास्ते पर गामजन हो जाएगी। इसके अंदर तीन चीजें जरूरी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े उससे वसूख से कह रहा हूँ और बड़े खुश उससे कह रहा हूँ कि ये तीनों वादे करे थे हमसे जनरल आसिफ मुनीर साहब ने। उन्होंने कहा था कि ये आप देखेंगे कि मैं डॉलर स्टेबल कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर स्टेबल हो गया। उन्होंने कहा जी मैं इंटरेस्ट रेट को जो 24% तक चला गया था, उन्होंने कहा था मैं उसको सिंगल डिजिट में लेके आ जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन उसके करीब पहुंच चुके हैं और 11% पे लेके आ चुके हैं। फिर उन्होंने कहा था कि मैं बिजली के रेट आप लोगों के कम कर दूंगा, जो पिछले 25 साल से कोई भी कम नहीं कर पा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसके बिजली के रेटों को भी कम कर दिया। तो इस वक्त एक ऐसी अच्छी बात यह है कि लोगों के अंदर इस वक्त एक एनर्जी है, लोगों के अंदर इस वक्त एक करंट है और लोगों के अंदर इस वक्त एक समझ लें कि बड़ी उम्मीदों की लहर है। तो इस वक्त अगर ये तमाम चीजें अगर हो जाएंगी तो ये लोग जितनी तेजी से हम मैन्युफैक्चर करेंगे, जितनी तेजी से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आप यकीन माने कि वो पूरे पाकिस्तान की तकदीर को बदल देगी। राइट, राशिद सिद्दीकी साहब आपने बिल्कुल यहाँ पे सही फरमाया। यहाँ पे मैं एक बात और भी कहूंगा कि हमको इसके साथ साथ अभी जी। इसी उसको हमको कैच करके टूरिज्म के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम करना चाहिए क्योंकि टूरिज्म के तहत भी हमारे पास डॉलर बे इंतहा आ सकता है। आप कुछ कहना चाह रही थी? राइट, वेल थैंक यू सो मच राशिद सिद्दीकी साहब, आपने वक्त दिया और प्रोग्राम में जो है वो पार्टिसिपेट किया। हमने डिटेल डिस्कशन की बजट के हवाले से, खासकर हम ये देख रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री और तमाम ओवरऑल सेक्टर्स वाइज इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है कि इंडस्ट्रियल जोन्स को या फिर इंडस्ट्रीज़ जो एक इंडस्ट्रियल एरिया है इसको फोकस किया जाए और इंसेंटिफाई किया जाए ताकि मेड इन पाकिस्तान और मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें जो है वो हमारे सामने आएँ और हमारी एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ सकें। चले जी एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। आप सबको मेरी तरफ से, पाकिस्तान टेलीविजन की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजो लगदा जी। ये वो लोग हैं, ये वो बच्चे हैं जो अल्लाह ताला जिनको इस दुनिया में एक चैलेंज दे के भेजते हैं कि इस दुनिया में जाओ, इस कमी के बावजूद इस चैलेंज के साथ तुमने वो तमाम मराहिल को सर करना है। अगर एक चीज़ ले ली तो कोई मसला नहीं, इसमें अल्लाह ताला ने आपको हज़ारों खूबियाँ अता की हैं, आप उनको तलाश करें, आपके अंदर से ही निकलती है मुझे। हमारे बच्चे जज बने, सिविल सर्वेंट्स बने, हमारे बच्चों ने टॉप किया, हमारे बच्चे जो है इस वक्त व्हील चेयर्स पे भी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तेरे हिज्र में हाथ उठाए हूँ, तेरे नाम के हर्फ की तस्बीह को सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को। जंगों की कहानियां सुनते हैं, कुछ तो पता हो जो हमारी जेंजी है। मेरे लिए तो खुशी की बात होती है। जानवरों के साथ खेलना, लोग एंजॉय कर रहे होते थे। हमें भी जगह चाहिए। ये रोटी का तवा भी लेके साथ चलती थी। मुझे कॉल कर ले। एंजॉय डूइंग दैट कैरेक्टर। अच्छा लग रहा है। वतन तुझे मेरा खुदा, सितारों का जहां।
ईद उल अजहा की आमद के साथ ही कांगो वायरस के फैलने के खदशात बढ़ जाते हैं, जिसके लिए चंद एहतियाती तदाबीर लाजमी अपनाइए। मवेशी मंडी जाते वक्त हल्के रंग के पूरे आस्तीन वाले कपड़े पहने, बच्चों को साथ लेकर जाने से गुरेज करें, मास्क और दस्ताने लाजमी इस्तेमाल करें। कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त अच्छी तरह यकीन कर लें कि उसके जिस्म पर चिचड़ ना हो। एहतियातन जानवरों की वैक्सीनेशन करवा लें। कुर्बानी सुन्नत, एहतियात निजात। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर-उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के इनिशिएटिव खासकर उड़ान पाकिस्तान के हवाले से अगेन एक न्यूज़ हमारे सामने है जो आपसे डिस्कस करना ज़रूरी है। वो ये कि उड़ान पाकिस्तान के तहत 5 साला तरक्याती मंसूबों की तफसीलात जारी कर दी गई हैं और इसका जो तखमीना है वो तकरीबन 17 खरब लगाया गया है। इसके हवाले से आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। कैशलेस इकॉनमी के हवाले से बात करेंगे जो कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कोर्स ज़रूरी है और इस बार खासकर हम इस जो एक ईद सीज़न है उसमें देख रहे हैं, बड़ी ईद आ रही है और कल जो है वो ईद है, तो यकीनन इसके अंदर कैशलेस मईशत को फ़रोग देने के लिए खासकर कमेटी ने सिफारिशात प्राइम मिनिस्टर साहब को भी पेश की। और हमने इससे पहले भी देखा था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये इनिशिएटिव सामने आया था कि ज़्यादातर जो एक डीलिंग है वो कैश के अंदर नहीं बल्कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या बैंकिंग के थ्रू प्रॉपर चैनल होनी चाहिए ताकि डॉक्यूमेंटेशंस को और ट्रांसपेरेंसी को फ़रोग मिले। तो आज इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इम्पोर्ट के ऊपर जो एक इम्पोर्ट ड्यूटी है वो कम करने की बात की है, खासकर रॉ मटेरियल के हवाले से ये मंसूबा मंजूर भी किया गया है। आज इसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। एंड अगर हम बात करें ये स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए यानी कि छोटे कारोबार के हवाले से गुड न्यूज़ आपको देना ज़रूरी है। वो ये कि छोटे कारोबार की जो फाइनेंसिंग है उसमें स्टेट बैंक ने मुसव्वदा अवामी मुशावरत के लिए पेश किया है। इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे, इससे फाइनेंसिंग से कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ख़ासकर हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन माइनिंग के हवाले से जो है वो बिटकॉइन रिजर्व्स कायम कर रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर साहब के जो स्पेशल एडवाइज़र हैं ओवर क्रिप्टो करेंसी बिलाल बिन साकिब का कहना है। आज इसे भी हम डिस्कस करेंगे। और कराची के लिए बिजली की कीमत में ₹2.99 की कमी फ़ी यूनिट की गई है और ये जो कराची के सारिफीन हैं यानी कि आम आवाम है उनके लिए बड़ी गुड न्यूज़ है रेजिडेंशियल एरिया के लिए। और ख़ासकर अगर हम बात करें वफाक के हवाले से तो हुकूमत ने 7000 मेगावाट इजाफी बिजली सनती और ज़रई सारिफीन को सस्ती करने के लिए मंसूबा तैयार कर लिया है और ये जो है वो यकीनन बजट के हवाले से पेश किया जाएगा और बजट के बाद हम तमाम जो क्लैरिटी है वो भी देखेंगे। और आइंदा जो बजट आएगा उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, काफ़ी सारी सिफारिशात हैं जिसके अंदर रियल इस्टेट सेक्टर एंड ख़ासकर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं इसको सहूलियात देने के लिए यानी कि इसको थोड़ी सी लीनेंसी फराहम करने के लिए कुछ मंसूबे दे दिए गए हैं। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को याद होगा आपको इससे पहले जो है वो इंसेंटिफाई नहीं किया गया था, कुछ ड्यूटीज़ थी, टैक्सेस जो थे वो इम्प्लीमेंट किए गए थे लेकिन उससे बिजनेस कम्युनिटी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत ज़्यादा खफा थे, लेकिन इस बार उनको थोड़ा सा खुश किया जा रहा है। तो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे।
वी हैव टू गेस्ट ओवर जूम। हमारे साथ कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं खालिद फातमी साहब। आप एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं मशहूद खान साहब, आप जूम पे मौजूद हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। मैं मशहूद खान साहब से प्रोग्राम का जो है वो बाकायदा आगाज़ करूँगी। मशहूद खान साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं उड़ान पाकिस्तान के हवाले से पूछना चाहती हूँ। उड़ान पाकिस्तान जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव 5 ईज़ पॉलिसीज़ के लिए बनाया गया, डेवलपमेंट और ख़ासकर डेवलपमेंट के ही बारे में है, यानी कि ओवरऑल इसमें 2024 टू 2029 तक के लिए जो है एक रोड मैप, एक स्ट्रेटेजिक जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसमें पाकिस्तान में जो ख़ासकर इक्विटी यानी कि हाउसिंग जो प्रॉब्लम है उनसे लेकर एनवायरनमेंट से लेकर ई कॉमर्स से लेकर एजुकेशन, सब चीज़ों को फोकस किया गया। और ख़ासकर इसका जो एक तखमीना लगाया गया 5 साल तरक्याती मंसूबे का, वो तकरीबन 17 खरब रुपए है, इस बजट के अंदर रखा जाएगा। क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत एक तो ये चीज देखें, उड़ान पाकिस्तान जब लॉन्च हुआ है वो एक मुश्किल वक्त में था पाकिस्तान की, जिस वक्त इकोनॉमी बहुत डिस्टर्ब थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक डायरेक्शन जरूर कि यार उड़ान पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नेक्स्ट 5 इयर्स में हम इस तरह से डेवलपमेंट करना चाहते हैं। और 5 ईज जो है बेसिकली वो ग्लोबल जीडीसी है, उसका ऑब्जेक्टिव है, उसी की बेसिस पे ये डेवलप किया गया है। तो ग्रीन एनवायरनमेंट हमें प्रोटेक्शन देना है, तो उसमें जाहिर है आपके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उसमें की रोल प्ले करेगी और उसी की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। बजट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि बजट में वो इन सारी सिफारिशात को किस तरह से एड ऑन कर रहे हैं और किस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशंस होंगी ग्राउंड रियलिटीज में। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मगर अगर रियल एस्टेट पे कोई अच्छी पॉलिसी करने में ये लोग कामयाब हो जाते हैं एज पार्ट ऑफ द उड़ान पाकिस्तान, तो उसमें काफी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं और आपकी रियल एस्टेट बिजनेस में, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में बहुत सारे इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, जिसकी कमबैक होगा। क्योंकि पिछले 2.5-3 साल में हमने देखा है कि ये इंडस्ट्रीज जरा सा सेक्रीफाइस कर रहे थे अपने डे टू डे लाइफ। बिल्कुल सही फरमाया। मैं फातमी साहब से पूछना चाहूंगी। फातमी साहब, बड़ी ईद भी है और कैशलेस इकोनॉमी को थोड़ा सा डिस्करेज किया जा रहा है, यानी कि कैशलेस रखा जाए, कैश इकोनॉमी को डिस्करेज किया जा रहा है। क्या कहेंगे? खासकर हम ये देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी इनिशिएटिव, अब प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ये मंसूबा पेश किया गया है और अब इन होल यानी कि सिर्फ ईद नहीं बल्कि आने वाले दिनों में भी कैश की इकोनॉमी को डिस्करेज किया जाए और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को और ट्रांसपेरेंसी को फरोग दिया जाए। क्या कहेंगे सर? जी हाँ, इस सिलसिले में वज़ीर आज़म साहब के जो मशीर हैं बिलाल साहब, वो काम कर रहे हैं। देखिए ये अच्छी चीज़ है। हेलो, हाँ, ये अच्छी चीज़ है और पूरी दुनिया में कोशिश की जा रही है कि कैश फ्लो जो है, कैश बिजनेस को माइनस करके उसकी जगह ऑनलाइन बिजनेस बढ़ा जाए। उससे 2 फ़ायदा होता है। एक फ़ायदा तो ये होता है कि बजाय फ़र्द के पास पैसे रहने के ज़्यादातर पैसा सर्कुलेशन में रहता है। एक तो ये अहम बात है। दूसरी अहम बात यह है कि डॉक्यूमेंटेशन उसकी प्रॉपर हो जाती है। तीसरी अहम बात है कि कई ज़रियों से टैक्सेस गवर्नमेंट को भी मिल जाते हैं और आवाम को भी फ़ायदा होता है। तो ये बहुत अच्छी कोशिश है। मैं समझता हूँ कि कैश फ्री बिज़नेस होना चाहिए, जिसमें ज़ाहिर सारी दुनिया, यूरोप में होता है, हर जगह होता है, तो अगर पाकिस्तान में भी, लेकिन ये बात भी अपनी जगह सही है कि उससे कैश पाकिस्तान में हम मिजाजन इसके आदी नहीं है। यानी हम जैसे हम क्रेडिट कार्ड नहीं इस्तेमाल करते, हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं करते, हम चेक लेके जाते हैं, चेक लेके आते हैं, तो ये दुश्वारियां होंगी हमको। प्लस ये है कि इसमें बाज़ जो आप कह रहे हैं ना कि जो लोग कैश देंगे उनको एक्स्ट्रा पे करना जी एक्स्ट्रा यही है ना कि इसको अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो आपको फ़र्ज़ किया 100 रुपये देना, और अगर आप कैश से दे रहे हैं तो 108 या 115 देना। तो इसमें लोगों का कैश जाएगा तो एक किस्म से उनके पैसे ज़्यादा निकलेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये फ़ायदा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी हिम्मत अफजाई होगी कि वो अपने पैसे बचाएँ और ऑनलाइन बिजनेस करें। तो ये अगर कामयाब, देखिए मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में बहुत सारी खामियों में एक जो सबसे बड़ी खामी है कि हमारे यहाँ बड़े से बड़ा बिज़नेस कैश में होता
होता है। आप रियल इस्टेट के हवाले से आप खुद अभी डिस्कस करेंगी तो आपको पता चल जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई है हमारे और रियल इस्टेट के दरमियान। वो ये कि हम जब कैश में करते हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती प्रॉपर, कुछ पता नहीं बिल्कुल चलता। आपने सही तो मैं ये फरमाया, समझता हूँ मेरे ख्याल में अच्छे मूड में, कल ईद है और हम एक अच्छी बातें करेंगे सारी, तो ऑफ कोर्स आपने सही फरमाया कि खामियां हैं, लेकिन आज तो हम बहुत ही ईद की खुशियां भी मनाएंगे थोड़ा सा। ये बताइए कि कैश के कारोबार से ऑफ कोर्स जब ये जानवर भी ले रहे हैं, इसकी खरीदो फरोख्त में भी, तो इस बार तो बड़ा सारा हमने देखा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस देखने में आई हैं। पहले तो ये होता था कि जब लोग मंडी जाते थे तो वहां भी कुछ खासकर कराची जैसे उसमें तो थोड़ी सी स्नैचिंग के हवाले से डर होते थे, लेकिन जब से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आई हैं तो वो बड़ा ईजी हो गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि अब लोग इनकरेज हो रहे हैं, लोगों में ये एहसास आ रहा है। अच्छा देखिए ना, मैं आपको बताऊँ, आप फ़र्ज़ कीजिए मंडी गए, मवेशी मंडी, 4 लाख की आपने गाय खरीदी, 8 लाख रुपए आप कैश लेके जा रहे हैं, पूरे रास्ते प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, चोरी का प्रॉब्लम है, उसको पैसे को जेब में संभालने का प्रॉब्लम है। तो कितनी अच्छी बात है कि अगर ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपकी सिक्योरिटी भी, एक जगह सिक्योरिटी भी महफूज है, एक जगह आपके ख़तरों से भी बचे हुए हैं, एक जगह ये कि सारी रिसीप्ट सही आ रही है, डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, कितने पैसे उनको जा रहे हैं, कितने पैसे आपकी जेब से निकले। तो कल आपकी जो क्लेमेंट है कि कल जो आप टैक्स जमा कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ दिखा सकते हैं। तो ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, हमारे यहाँ ट्रेंड आ रहा है, लेकिन ज़रा स्लो है, इसको तेज होना चाहिए और इसको तेज होना चाहिए। और ना सिर्फ हम कहेंगे कि स्नैचिंग, बल्कि ऑफ कोर्स कैश कैरी करना भी एक मुश्किल काम है और इसको फिर संभाल के रखना भी मुश्किल काम है। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इज वेरी कंपैटिबल एंड इजी। प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से बात करेंगे। मैं मशहूद साहब आपसे पूछना चाहूंगी, खासकर रॉ मटेरियल के हवाले से ड्यूटीज जो है वो कम करने का फैसला किया गया है। खासकर हम ये देख रहे हैं कि जो इम्पोर्ट बेस्ड रॉ मटेरियल है उसमें जब ड्यूटीज कम होंगी तो इसको ऑफ कोर्स ये एक इनकरेज भी होगा कि सिर्फ रॉ मटेरियल ही इंपोर्ट किया जाए, फिनिश गुड ना की जाए। और खासकर जो इंपोर्ट में जो है वो रॉ मटेरियल पाकिस्तान आएगा तो उससे एक्सपोर्ट करने में काफी आसानी होगी। नहीं, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप लिया है पीएम साहब ने हमारे, और ये बहुत प्रेशर था यकीन जाने आप इंडस्ट्रीज में, क्योंकि अभी तक तो ये सुनने में था कि आईएमएफ आपसे ये कह रहा है कि आप ये शायद कर लें, ये बजट में ले आए, मगर जो कल की न्यूज़ है पीएम साहब की और बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव के वो फोकस हो गए हैं। वो कहते हैं कि रॉ मटेरियल के पाकिस्तान में नहीं बनता है, जो खाम माल पाकिस्तान में नहीं बन रहा उसको अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ उसको टैरिफ को रिड्यूस करूंगा तो यकीनन उसमें वैल्यू एडिशन हमारे लिए करना आसान होगा और हम कम्पिटिटिव होंगे कि हम उसको लोकल मार्केट प्लस एक्सपोर्ट मार्केट में इसका एडवांटेज लें। तो ये बड़ा मुस्बत रोल है, क्योंकि फिनिश पार्ट जो आप कह रही थी जैसे कंपोनेंट्स हैं या बनी हुई चीज अगर हम मंगवाएंगे तो वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान के लिए इस वक्त इन हालात में अच्छा नहीं है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपके पास रिजर्व बड़े सिलेक्टेड है। तो ऐसी सूरत हाल में फिनिश पार्ट का इंपोर्ट करना या उसको इंपोर्ट करके लेकर आना पाकिस्तान की मार्केट के लिए किसी तरह भी सूदमंद नहीं। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान यही था कि आप रॉ मटेरियल को करें, जो रॉ मटेरियल पाकिस्तान में नहीं बन रहे उनको टैरिफ को रिड्यूस करें ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिजनेबल हो सके और हम यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करें। यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उड़ान पाकिस्तान में भी, बजट में भी और अगले 5 साल की पॉलिसीज में भी, कि हम किसी तरह से अपने एक्सपोर्ट को एनहांस करें। एक्सपोर्ट एनहांस करने के लिए ये वन फैक्टर है जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। इंपोर्ट ड्यूटीज के हवाले से इट इज वन ऑफ द फैक्टर। यू आर वेरी राइट। मैं फातमी साहब से पूछना चाहूंगी, फातमी साहब, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, खासकर वो छोटे कारोबार के लिए फाइनेंसिंग के हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसको अवामी मुशावरत के लिए पेश किया है। ये कितना इम्पोर्टेंट होगा? छोटे कारोबार इससे ज़्यादा मोटिवेट भी होंगे और इससे जो है वो मुस्तफीद भी होंगे, क्या कहेंगे? समझता हूँ कि उन्होंने उसमें काफ़ी यानी ये तो समझे फाइनलाइजेशन के करीब है, इसमें उन्होंने बहुत सारी छूट भी दी है और बहुत सारी इनकरेजमेंट भी है और बहुत सारी लोन फैसिलिटीज़ भी दिया है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने ये पब्लिक से मशवरे के हिस्सा यानी पब्लिक को इसमें शामिल किया है, आवाम को शामिल किया है।
क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा गैप है कि या तो बिज़नेस बिल्कुल घास पे यानी फ्लोर पे है, या बिज़नेस बिल्कुल अरबों में है, यानी हेवी इंडस्ट्रीज़ है हमारे पास, या फिर बिल्कुल नहीं है। मीडियम और स्मॉल हमारे यहाँ कतन कम होती जा रही, बल्कि मैं अगर ये कहूँ शायद अगर मेरे इल्म में है कि हम 60s और 70 तक स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में बहुत आगे चले गए थे, लेकिन उसके बाद हम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में बिल्कुल नीचे चले गए। बड़ी इंडस्ट्री जो है सो है सीमेंट है, टेक्सटाइल है, सारी चीज़ें। तो ये अगर आप करेंगे तो इसमें होता सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि फैमिलीज़ इन्वॉल्व होगी, छोटा बिजनेस होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप 10,000 आदमी बाहर के रखेंगे, बल्कि अपनी फैमिली के 10, 5, 15, 20, 25 रखेंगे, तो ये इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ होगी। जो हांगकांग ने ट्राई किया, सिंगापुर ने ट्राई किया, कोरिया ने ट्राई किया, ताइवान इस वक्त ताइवान नहीं, अपने मेरे जहन से उतर रहा, कोरिया ने बहुत ज़्यादा, हाँ वियतनाम ने बहुत, यस वियतनाम अभी मैंने देखा उनके यहाँ इतनी तेज़ी से छोटी इंडस्ट्री डेवलप कर रही है। तो ये मॉडल अगर हम कामयाब हो गए और इसमें इनकरेज, बल्कि उन्होंने वेबसाइट भी बना दी है लोन के लिए, स्टेट बैंक ने 2550 करोड़ तक की शायद लोन है, इस तरह का है, मैंने देखा तो नहीं वेबसाइट लेकिन पढ़ा है। ये अगर आप स्मॉल और मीडियम में, तो जो बड़े स्केल की इंडस्ट्री है उसका लोड टूट जाएगा। अच्छा, जैसे बहुत सारी चीज़ ये भी बता दूं मैं आपको, जैसे आपके यहाँ एक मोटरसाइकिल बन रही है, तो मोटरसाइकिल में एक तो असेंबलर है जो बना रहा, लेकिन एक वो है जो पहिया बना रहा है, एक टायर बना रहा है, एक पैडल बना रहा है, एक रबर बना रहा है। तो ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होगी और मीडियम, ये सही मानों में बैकबोन होगी हेवी इंडस्ट्री की। तो हेवी इंडस्ट्री भी आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, हेवी इंडस्ट्री डायरेक्ट बाहर से इंपोर्ट कर लेती है और छोटी इंडस्ट्री जो है बेचारी बैठी रहती। तो ये एक किस्म से आप 3 पैरेलल स्टेयर पे हो जाएंगे, लैडर पे है कि स्मॉल है, फिर मीडियम है, फिर लार्ज है, फिर हेवी है। तो इस तरह एक दूसरे के साथ मिलके मैं समझता हूँ कि आपकी इकानमी ज़्यादा सॉलिड हो जाएगी, तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, इस मैं आपको इससे हट के एक बात बताऊं कि इस वक्त तकरीबन 14,500 अरब का जो बजट है, ये पूरा करना हदफ मुश्किल काम है। इसमें टैक्सेस पे भी बहुत कुछ, जो ज़ाहिर गवर्नमेंट हमसे ज़्यादा बेहतर जानती है और सोच रही, उसकी भी इम्पोर्टेंट, जैसे अभी हमारे भाई ने कहा रियल इस्टेट के हवाले से, रियल इस्टेट में भी आपको थोड़ा सा टैक्सेस में छूट देना होगा और वैल्यू को बढ़ाना होगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे, एक चीज़ मैं कहूँगा लेकिन उसका कोई हासिल नहीं, एग्रीकल्चर का टैक्स हमारे यहाँ नहीं होता, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। खैर ये सब्जेक्ट से अलग है, तो चलें सर, वो तो हो रहा है, बिल्कुल सही फरमाया फातमी साहब आपने। मैं पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व के हवाले से पूछना चाहती हूँ मशहूद साहब आपसे कि फाइनली हमारे पास ये रिजर्व भी क्रिएट हो रहे हैं, और क्रिप्टो के हमने माविन खुसूसी प्राइम मिनिस्टर साहब के बिलाल बिन साकिब साहब का कहना है कि अब हमारे पास ये रिजर्व जब होंगे तो ये रेगुलराइज भी हो जाएंगे बिटकॉइन और खासकर तमाम क्रिप्टो करेंसी, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी दे देगा। तो हमारे पास जो है वो क्लीशेज डिफाइन हो जाएंगे, क्या कहेंगे? ये पॉजिटिव ट्रेंड देखें, जो दुनिया में नई टेक्नोलॉजीज आती हैं उसको अडॉप्ट करना और उसको अपनी इम्प्लीमेंट करना, तो पाकिस्तान उसमें पीछे रहा है। मगर बिलाल साहब ने जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मैं ख्याल से इसको इंकरेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। आज से 10 साल पहले हमने इसके बारे में सुना था कि यूएस और यूरोपियन इस पे काम कर रहे थे, पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान भी कर सकता है। तो ये जो यंग यूथ है हमारी, ये नई टेक्नोलॉजीज को, जितना यंग यूथ है, जितना वो इस नई टेक्नोलॉजी में अडॉप्शन उनकी है, इतनी शायद हमारे 70 इयर्स या हम लोगों की शायद ना हो। तो मैं समझता हूँ बिलाल ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे। रूल्स एंड रेगुलेशन यस स्टेट बैंक का काम है, वो आहिस्ते आहिस्ते बनाते जाएंगे। जब तक हम इनिशिएटिव तो लें, मार्केट तो क्रिएट करें, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हम इसमें देख रहे हैं। और सर ये भी बताइएगा कि वफाकी हुकूमत का तकरीबन 7,000 मेगावाट इजाफी बिजली सनतों के लिए और ख़ासकर हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर सारिफीन के लिए सस्ती देने का जो मंसूबा है वो पेश किया जा रहा है, ये कितना इंपॉर्टेंट होगा? इससे इंडस्ट्रीज और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कितना मोटिवेट होगा? इसका जवाब मैं दूं? जी आपसे ही पूछा है मैंने। अच्छा, हाँ, नहीं, मैं बहुत जरूरी है। देखिए, पिछले 2.5-3 साल में इंडस्ट्री बहुत ही, एक तो वॉल्यूम गिर गया था, इन्फ्लेशन रेट आपने देखा होगा कि हम कहते थे कि यार 30-40% इन्फ्लेशन रेट है, रुपीस डिवैल्यू हो गया था, 280 के करीब प्राइसेस में हमारे डॉलर चला गया था, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हमारी बढ़ गई थी। ऐसी सूरत हाल में इंडस्ट्री की सर्वाइवल
मुश्किल हो गई थी, समझे नामुमकिन हो गई थी, उसमें से कुछ यूनिट बंद भी हुए। इस वक्त अगर गवर्नमेंट दोबारा कम बैक कर रही है और अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर रही है, तो उसमें एक रोल उसकी इलेक्ट्रिसिटी का है कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी का रोल प्ले करता है। तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब इलेक्ट्रिसिटी कम होगी तो हम यकीनन पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर अपनी एक्सपोर्ट में रोल प्ले कर पाएंगे। वक्त हम बहुत ज्यादा महंगे हैं रीजन में देखा जाए, तो हमारी एक्सपोर्ट जरा सा मुश्किल हो रही है। राइट मैं फातमी साहब आपसे पूछना चाहूंगी, कराची के सारिफिन के लिए गुड न्यूज़ है ईद से पहले, वो ये कि 2.99 पर यूनिट बिजली सस्ती कर दी गई है। इसके हवाले से बताइएगा, क्या समझते हैं ये कितना अच्छा तोहफा होगा, और खासकर अब के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये फिर इनिशिएटिव लिया जाएगा? हाँ, ये मेरा ख्याल है बहुत, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई 50 मेरा ख्याल बिलियन का उनको रिलीफ भी दिया है कि हेलो जी फातमी साहब को आवाज आ रही है। खासकर हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, यानी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए भी रिलीफ है, और वो ऑफ कोर्स ये बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया कि इस बार बजट के अंदर इनको सहूलियात दी जाएं, क्योंकि जब आपके रियल एस्टेट सेक्टर यानी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलता है तो इससे तमाम तकरीबन 79 अलाइ इंडस्ट्रीज जो हैं वो वर्कआउट करती हुई दिखाई देती हैं। तो इट मीन्स कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो काफ़ी हद तक आपकी इकोनॉमी के अंदर एक वेटेज रखती है। वेल, थैंक यू सो मच फातमी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मशहूद खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपनी जो है वो प्रेजेंस दी। वेल, आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की बजट के हवाले से, और खासकर आज चांद रात भी आप कह सकते हैं और ईद भी है कल, तो तमाम बिजनेस कम्युनिटी को, तमाम पाकिस्तान को बिजनेस के हवाले से नेक तमन्ना। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।